हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस टॉपिक में समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपने मिस कर दिया तो इस लेक्चर के मिस करने से आप केमिस्ट्री के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हमारे चैप्टर 1 के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें कुछ मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद उसकी जगह जाके ले लेते हैं। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री थी, वो आंसर आज हम लोगों को मिलने वाला है फाइनली। तो इसलिए इस लेक्चर को प्लीज़ 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 ज़रूर देखना, अदरवाइज़ आपको वो टॉपिक मिस हो जाएगा और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी रह जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो डाइल्यूट एसिड का यूज़ करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट एसिड जो होता है वो यूज़ करना डेंजरस नहीं होता और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ करना डेंजरस होता है लैब्स के अंदर। तो इसकी केमिस्ट्री भी हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर चैप्टर के अंदर समझ जाएंगे कि क्यों यूज़ करते हैं एसिड जो डाइल्यूट होता है उसको क्यों यूज़ करते हैं लैब के अंदर, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को यूज़ क्यों नहीं किया जाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, जो हमारे पास जनरल रिएक्शन होगी उसी के बेस पे सारे रिएक्शंस हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो हमारे पास जो जनरल रिएक्शन है, हम लोग मेटल और एसिड को मिलाएंगे, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, हमारे मेटल है हमारे पास, मेटल के अंदर हम लोग एसिड को रिएक्ट कराएंगे, मतलब ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट हो गए। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारे पास होगा, ये जो एसिड है वो डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूटेड एसिड। तो मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन हो गई, जनरल रिएक्शन हो गई। इसी के बेस पे सारी रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये हमारे पास होगी एक जनरल रिएक्शन। तो ये जनरल रिएक्शन होगी हमारे पास एक। अब स्टार्ट करते हैं हमारे जो रिएक्शंस हैं उनको। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं वो कौन से मेटल है, जिससे हम लोगों को दिक्कत ना आए, कहीं हम लोग अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें और हम लोग उन्हीं मेटल्स का यूज़ कर दें डाइल्यूट एसिड के साथ जो कि रिएक्शन नहीं करते, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग को वो पहले समझ लेना चाहिए। तो कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर हो गया, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये हम लोग इधर लिख देते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकते तो ये रिएक्शन को होने ही नहीं देंगे, मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, तो ये रिएक्शन नहीं कर सकते। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये कुछ मेटल्स हो गए। अब हम लोग इसके एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगी, कौन सा सॉल्ट होगा और कैसा पूरी रिएक्शन होगी। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। हमारे पास एक रिएक्शन है 2Fe, हमारे पास आयरन है। इस आयरन को हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया HCl के साथ, और रिएक्ट कराने के बाद इसमें एक सॉल्ट बनता है। सॉल्ट का नाम है फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये देखो, हाइड्रोजन गैस हमेशा कॉमन होगी, हाइड्रोजन गैस हर रिएक्शन में निकलेगी। यहाँ पर FeCl3 निकले बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, मतलब इसका ये रिलीज़ हो जाएगी। बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंस्ड है हमारी रिएक्शन जो अब है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये हमारे पास इस तरीके की एक रिएक्शन मिलेगी कि इधर एक मेटल है हमारे पास आयरन, एसिड है हमारे पास HCl, ये एक डाइल्यूटेड एसिड होगा, और ये जो सॉल्ट बना ये है हमारे पास फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इस तरीके के हमारे पास और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगला एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम, हमारे पास मेटल है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर से एक डाइल्यूटेड एसिड की फॉर्म में आ गया, और हमारे पास सॉल्ट आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, और जो गैस बनेगी वो बनेगी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हर जगह कॉमन रहेगी, हाइड्रोजन में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगी। बात रही सॉल्ट की, सॉल्ट हमेशा मेटल से ही बनेगी, जो मेटल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मेटल हमारे पास क्या है, इधर Fe है और
देखो फ्रेंड्स, जो सॉल्ट होगा, ये जो एसिड होता है, यही एसिड दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन में ब्रेक हो गया और एक Cl में ब्रेक हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में अलग चला जाएगा, Cl पार्ट जो है वो मेटल के साथ मिल जाएगा और FeCl3 बना देगा, जो कि एक सॉल्ट है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में भी देखने को मिलेगा, जो मैग्नीशियम एक मेटल है, Cl इधर बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो इस मैग्नीशियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। तो ये बिल्कुल जनरल बेसिक इक्वेशन से बेसिक रिएक्शंस हैं और आपको एक रिएक्शन याद करनी है, आपको दूसरी रिएक्शन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। बात रही इसकी बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग का तरीका हम लोग को पता है, नहीं पता तो आप चैप्टर 1 को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको बैलेंसिंग का तरीका भी पता चल जाएगा, किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल, हम लोग सारे एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिससे कि हमें कोई भी रिएक्शन में दिक्कत ना हो, कोई भी रिएक्शन कठिन ना लगे। तो जिंक है हमारे पास, Zn, इसको मिलाया हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। देखो जनरली लैब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक ही डाइल्यूट एसिड की फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम सारी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही हैं। तो जो सॉल्ट बनेगा वो होगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास फाइनल एग्जांपल जो हमारे पास है वो है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम को मिलाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 6 आएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो ये बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए। एक रिएक्शन हमको समझनी है, बाकी रिएक्शन हम लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। तो ये था मेटल कैसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को देखना रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल। मतलब हमारे पास एक मेटल होगा, इस मेटल को मुझे दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराना है। नहीं आया होगा समझ में कि सॉल्ट मेटल सॉल्ट क्या है हमारे पास, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन क्या है हमारे पास। जैसे फ्रेंड्स हम लोगों ने इसी रिएक्शन के अंदर देखा था कि हमारे पास एक मेटल है, इस मेटल को मैंने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास एक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इधर ये जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट क्या है, ये मेटल सॉल्ट ही तो है। आप देख सकते हैं इधर हम लोगों ने मेटल कौन सा यूज़ किया, आयरन। आयरन को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद इसने एक सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये जो कंपाउंड इधर बना, ये कंपाउंड मेटल सॉल्ट ही होता है। तो ये क्या होता है, मेटल सॉल्ट। तो इस तरीके से तो हम लोगों को मेटल सॉल्ट मिल जाएगा। अब इस मेटल सॉल्ट को मुझे किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट कराना है। यहाँ पे मेरे पास जो मेटल सॉल्ट है वो आयरन का है, तो मैं आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकता। अब इसको मुझे किसी दूसरे मेटल को चुनना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ मैग्नीशियम ले लेता हूँ। तो मैग्नीशियम को FeCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे कि रिएक्शन में क्या होता है। तो इस तरीके की रिएक्शन हम लोगों को इसके अंदर अब समझनी है। तो पहले एक जनरल रिएक्शन जो हमारे पास बनेगी, उस जनरल रिएक्शन को इधर लिख लेते हैं। और एक फ्रेंड्स एक बात और, इधर जो हम लोग बैलेंसिंग थी इसमें थोड़ा इधर 3H2 आएगा, ये बैलेंसिंग थोड़ा मिसमैच हो गया हमारा, तो यहाँ पे 3H2 आएगा। इसको आप ध्यान से देख लेना, एक बार दोबारा कंफर्म कर लेना कि सही है या नहीं। तो हम लोग एक रिएक्शन लिख लेते हैं, एक जनरल इक्वेशन जो इसकी बनकर आएगी वो जनरल इक्वेशन होगी। मान लेते हैं एक मेटल है हमारे पास A, मेटल A। इस मेटल A को रिएक्ट कराएंगे हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल B। तो B मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे और यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो होगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A। तो A का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा प्लस मेटल B। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो A था वो इधर B हो गया और यहाँ जो B था वो A हो गया। अब ये क्यों हुआ, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि ये रिएक्शन तो कुछ ऐसे ही लग रहा है जो हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखी थी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ये उसी का एग्जाम्पल है एक तरह से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसी के अंदर हम लोगों को समझ में आने वाला है कि वो क्यों हुआ था और इस रिएक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस क्वेश्चन का जवाब अब हमें मिलने वाला है। तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन हो गई। ये जनरल रिएक्शन होने के बाद हम लोग को इतना समझ में आ गया कि A मेटल ने B को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब या B ने A को डिस्प्लेस कर दिया। अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमें थोड़ी देर में मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, A की जगह B आ गया और B की जगह A आ गया है, जैसे कि हम लोग को प्रोडक्ट के अंदर दिख रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या हुआ और इस
और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने इधर आयरन लिया था, मेटल ए मेरे पास आयरन है, इसको हम लोगों ने रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ मैंने रिएक्ट करा दिया, तो मेटल ए और ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट बन जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, सल्फेट है लेकिन ए आ जाएगा, ए क्या था हमारे पास आयरन, तो फेरस सल्फेट बन गया, प्लस मेटल बी क्या हो जाएगा कॉपर। तो सिंपल एग्जैक्ट यही रिएक्शन बिल्कुल इजीली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी आप लोगों ने देखी होंगी, बिल्कुल यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है हाई रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल का। नहीं आया समझ में? इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है हाई रिएक्टिव मेटल। अभी क्वेश्चन यही है कि हाई रिएक्टिव मेटल कौन है और लेस रिएक्टिव मेटल कौन है। तो इसके अंदर आपको अभी पता चल जाएगा, मैं इधर एक सीरीज़ लिख के दूंगा, उस सीरीज़ के अंदर हम लोग को पता चलता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव और कौन लेस रिएक्टिव है। तो इधर मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ जो आयरन है ये हाई रिएक्टिव मेटल होता है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर से बोला कि आप ये लेस रिएक्टिव मेटल है तो इसको हटाया और खुद जाके जुड़ गया, क्योंकि भाई इसके पास ज़्यादा पावर है तो ये अपनी हुकूमत चलाएगा और यहाँ पे इसको खुद तो ऐड हो जाएगा और इसको हटा देगा कि खुद हट जाओ और कॉपर अलग हो जाएगा, तो फेरस सल्फेट बन जाएगा खुद ने, क्योंकि खुद ज़्यादा रिएक्टिव है, खुद ज़्यादा ताकतवर है, खुद के पास ज़्यादा पावर है, तो खुद जाके तो उसके साथ जॉइंट हो गया और इसको डिस्प्लेस करके बाहर कर दिया कि अब फ्री स्टेट में रहो, तो कॉपर को अलग कर देगा। तो ये इस तरीके से होता है कि हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। चैप्टर 1 के अंदर मैंने आपको बोला था कि ये क्यों होता है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, आज आपको ये पता चल गया। तो इसलिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब भी लेकिन हमारे पास यही 2 मेटल थोड़ी हैं, हमारे पास तो काफ़ी मेटल्स हैं, तो बाकी मेटल्स के बारे में क्या, तो बाकी मेटल्स के बारे में भी हम लोगों को समझना है कि उनके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं कि ये हुआ क्या, तो हम लोग इधर लिख देते हैं रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, या हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव metals from their compounds in solution form। तो हाई रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, तो हाई रिएक्टिव मेटल इधर आयरन था और कॉपर लेस रिएक्टिव था, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये था, लेकिन हम लोग को एक सीरीज़ देखनी होगी जिससे हमें सारे मेटल जो है उन सब की रिएक्टिविटी के बारे में पता चल जाए। उस सीरीज़ का नाम होता है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़, ये जो सीरीज़ है आपको सभी चैप्टर में मदद करेगी, चाहे वो चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो या चैप्टर 3 ही क्यों ना हो। पूरी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर जो मेटल्स हैं वो कौन ज़्यादा हाई रिएक्टिव है और कौन ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, जिससे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी परेशानी ना हो उसको समझने के लिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। द रिएक्टिविटी series is a list of metals arranged in the order of their decreasing
रिएक्टिविटीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी लिस्ट है मेटल्स की जिसके अंदर वो इस तरीके से अरेंज्ड है, इस ऑर्डर में अरेंज्ड है कि जो उनकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाए। अब उस रिएक्टिविटी सीरीज को बना लेते हैं, तब हम लोग को ईजिली समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन Fe, लेड Pb या प्लम्बम भी कहते हैं जैसे हम लोग, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी जिसे हम लोग Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर, और फाइनली हमारे पास Au जिसे हम लोग कहते हैं गोल्ड, Au। तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। Au है फ्रेंड्स, ये Au इधर लिख लेते हैं इसे साइड में, Au। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है और ये रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से है। जो इसकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती चली जा रही है, मतलब ये जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, ये जो है वो रिएक्टिविटी यहाँ पे जाके अब डिक्रीज हो रही है, नीचे को हम लोग लिख सकते हैं। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। हाँ, रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज होती जा रही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं ये, और ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव। अब रिएक्टिविटी किसकी तरफ भी होनी चाहिए ये भी तो समझ में आ जाएगी। रिएक्टिविटी है तो क्या है, रिएक्टिविटी किस चीज़ की तरफ, रिएक्टिविटी किसके लिए रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी किसी भी मेटल से दूसरे मेटल के लिए, या किसी दूसरे मेटल से एक मेटल की किसी दूसरे कंपाउंड के लिए। इसको इजीली समझने के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं, जो हमारे पास सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं ना, ये जो है वो नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, किसी दूसरे कंपाउंड या किसी दूसरे मेटल एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते और रिएक्ट करके कोई एक कंपाउंड नहीं बना देते। तो ये बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव हैं, ये फ्री पाए जाते हैं, इन्हें फ्री रहना पसंद है। और जो पोटेशियम, सोडियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी भी मेटल के साथ, किसी भी नॉन मेटल के साथ फटाफट से रिएक्ट कर जाते हैं और कंपाउंड बना देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ये लेस रिएक्टिव हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ थी जो कि ऊपर से नीचे तक इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस समझ में आने चाहिए कि कहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन कर सकता है, किसका कर सकता है, तो आपको ये सीरीज़ पता होनी चाहिए। अब इसको एक बार अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं। इधर हम लोगों ने देखा था कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, आप देख सकते हैं आयरन जो है वो ये रहा, और इधर कॉपर जो है वो ये रहा। तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। तो आयरन के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होता है कॉपर, तो इसलिए कॉपर जो आयरन है हमारा वो हाई रिएक्टिव हो गया और कॉपर लेस रिएक्टिव हो गया। इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके उसके साथ जुड़ गया। तो ये था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको चैप्टर 1 का भी एक डाउट क्लियर हो गया होगा, और आज फाइनली ये समझ में आ गया कि हाँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पर ही हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने समझा रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड और रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने आज मेटल की देखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।